तो रासायनों ने जल का जो समीकरण है, 4 रूपों के समीकरण, इन समीकरणों को बर्बाद कर दिया है। और इसी बर्बादी के कारण हम देख रहे हैं कि कहीं तो अतिवृष्टि हो जाती है, बारिश है तो बारिश ही बारिश है, और कहीं अगर सूखा हुआ तो सूखा ही सूखा है। भारत में बहुत सारे ऐसे प्रदेश आज हैं जो बहुत तेजी के साथ रेगिस्तान में बदलने की ओर अग्रसर है। कुछ अगर बहुत पुराने दस्तावेजों की बात मैं करूं, लेकिन उनका हम पुष्टिकरण नहीं कर सकते। उन दस्तावेजों के आधार पर ये निर्धारित होता है कि आज का जो अरब है, ये सारा अरब जो है कभी हरा भरा प्रदेश हुआ करता था, और इसीलिए राजा विक्रमादित्य के समय तक भारत की सत्ता ईरान और इराक तक थी, क्योंकि वह हरा भरा प्रदेश था। अगर वह रेगिस्तान होता आज से 2500 साल पहले, तो विक्रमादित्य जैसे उत्कृष्ट राजा रेगिस्तान में सत्ता नहीं करते। वो हरा भरा प्रदेश था, और इसीलिए भारत में जितने भी उत्कृष्ट राजा हुए, उनकी सत्ता ईरान इराक से लेकर के सिंगापुर और जापान तक रही। भारत विखंडित होते गया, और आज एक बहुत ही छोटे स्वरूप में बचा है। तो यह जो अरब के सारे देश हैं जो कभी हरे भरे थे, आज रेगिस्तान में कैसे बदल गए, उसके पीछे का कारण यही है कि जो 5 महाभूत हैं दुनिया में, इसके संतुलन को हमने बिगाड़ा, हम मनुष्यों ने बिगाड़ा, और एक बहुत छोटी सी लालच के कारण बिगाड़ा। वह छोटी सी लालच है साधन। हर मोड़ पर हमें साधन चाहिए, जीवन के हर विषय में हमें साधन चाहिए, और इसी साधन के लालच में हमने जल के चारों रूपों के संतुलन को बिगाड़ दिया। तो अब क्या हुआ? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमालय पिघल रहा है। तो ये चारों का संतुलन बिगड़ा, तो पृथ्वी पर जल असंतुलित हो गई। कहीं देखो तो जल ही जल है, और कहीं देखो तो भूगर्भ में जल नहीं है। और जब भूगर्भ से जल समाप्त होता है तो पेड़ सूख जाते हैं, और जब पेड़ सूख जाते हैं तब वह भूमि रेगिस्तान में बदल जाती है। इसके कुछ सशक्त उदाहरण हम स्वयं भारत में देख सकते हैं। जल विषय के ऊपर जो पिछले 5-6 वर्षों में जो हमारा सर्वे का काम चला है, महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला, झारखंड में जमशेदपुर के आसपास के गांव, तो इनमें ये देखने को मिल रहा है कि अब इन क्षेत्रों में बड़े पेड़ नहीं हैं, बड़े वृक्ष जिनकी आयु 200 साल, 250 साल, 300 साल होती है, ऐसे वृक्ष अब बिल्कुल नहीं है। वृक्ष के शरीर का एक अपना विज्ञान है कि वह भूमि के ऊपर जितना रहता है, भूमि के अंदर भी उतना ही रहता है। अगर कोई वृक्ष 100 फीट ऊंचा है तब उसकी जड़ें भी 100 फीट नीचे जाती है। तो वृक्ष जितना ऊंचा है उतना ही नीचे भी है। तो जहां तक उसकी जड़ें हैं, अगर उससे नीचे जल का स्तर चला जाए तो बड़े वृक्ष सूख जाते हैं। और यही कारण है कि ये जो इस तरह के क्षेत्र भारत में विकसित हो रहे हैं, वहां अब बड़े वृक्ष नहीं है। कुछ दशक के बाद वहां पर मध्य दर्जे के भी वृक्ष नहीं मिलेंगे,
और फिर कुछ दशक के बाद वहाँ केवल घास बच जाएगा और धीरे धीरे ये घास भी खत्म होंगे और वहाँ की मिट्टी यानी भारत के अंदर कई नए रेगिस्तान बन रहे हैं। और इस विषय पर हमने सरकारों को कई बार चेताया है कि आप ध्यान दो, हरा भरा भारत कल रेगिस्तान में नहीं बदलना चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ा है सृष्टि में, वो इस आधुनिक विकास के कारण बना है कि हम महाभूतों की परवाह नहीं करते और थोड़ी सी लालच साधना को विकसित करने के लिए इस पृथ्वी रूपी हमारे गृह को हम बर्बाद कर देते हैं। तो जल का संतुलन बिगड़ा है, वायु का संतुलन बिगड़ा है, ध्वनि का संतुलन बिगड़ा है। ध्वनि के बारे में जो हमारे विज्ञान कहते हैं कि प्रकृति में दो तरह की ध्वनियां होती है। एक ध्वनि है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए जीव और प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए वनस्पतियों से उत्पन्न होता है। ये तो प्राकृतिक ध्वनियां हैं। अभी जो आपसे मेरा संवाद हो रहा है यह प्राकृतिक ध्वनि है। इससे प्रकृति का संतुलन नहीं बिगड़ता। लेकिन हम किसी मशीन के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, हवाई जहाज के चलने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है, रेलगाड़ियों के चलने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये कृत्रिम ध्वनि है। इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है और प्रकृति के जीवों के कारण और वनस्पतियों के स्पंदन के कारण, उनके कंपन के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो जो कृत्रिम फ्रीक्वेंसी है उसके कारण पूरा आकाशीय तत्व असंतुलित हो जाता है। तो पूरा हमने आकाशीय तत्वों को संतुलित कर रखा है। कहीं भी देखो साउंड पॉल्यूशन। अब ये सीधे सीधे इसका दुष्परिणाम दिखता नहीं, लेकिन जब हम इन विषयों को बड़ी आणविक रूप में समझने का प्रयास करते हैं तो ये सारी चीजें दृश्य की तरह दिखती है। इसीलिए देखो मैं बार बार ये कहता हूं कि विज्ञान को कभी भी शब्दों में पढ़ो अधूरा है, अधूरा से भी कम है। विज्ञान को पढ़ना है तो साधना से पढ़ो। साधना से पढ़ेंगे सारी चीजें बिल्कुल दृश्य की तरह हमारी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएंगी। कल क्या होने वाला है पृथ्वी के साथ, कल क्या होने वाला है जीव जगत के साथ, कल क्या होने वाला है वनस्पति जगत के साथ, ये साधना में सब कुछ स्पष्ट दृश्य की तरह दिखता है। क्योंकि पूरी दुनिया जो है और दुनिया में जितने जीव हैं, वनस्पति, सारा कुछ पहले से योजनाबद्ध किया हुआ है। भारत तो सदियों से कहते आ रहा है कि यह सारा कुछ योजनाबद्ध है। अगला क्षण क्या होने वाला है ये योजनाबद्ध है। हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। भारत तो सदियों से कहते आया, लेकिन अब तो यूरोप भी यही बात कहने लगा है। पिछले दशक में यूरोप में एक बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है बोरबरिक। बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा, लेकिन जो यूरोप में प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने उनके पास उनका परिचय होगा। बोरबरिक नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक पिछले दशक हुए, अभी वो नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी विषय पर पूरा जीवन लगाया, शोध किया और उनके सारे शोध वहाँ के मेडिकल जर्नल में भी छपे। तो उनका शोध पूरा का पूरा इसी विषय को लेकर के था कि पूरा जो संसार है, दुनिया है, इसमें जो कुछ भी आज तक घटित हुआ है और आने वाले दिनों में जो कुछ भी घटित होगा वो सब प्रकृति की पूर्व योजना है और पूर्व योजना के निमित्त ही यह सारा कुछ चलता है। हम लोग सभी यहाँ पर बैठे, यहाँ पर आए हैं। हम दक्षिण भारत से आए, कोई पूर्वी भारत से है, पश्चिमी भारत से है, कोई कहीं से है। ये हम सभी का यहाँ पर एक साथ बैठना और प्रकृति के किसी भी गंभीर विषय पर मनन करना, यह प्रकृति की नियोजित क्रिया का हिस्सा है। हम आए नहीं हैं।
प्रकृति ने हमें लाया यहाँ पर। सभी कुछ पूर्व नियोजित होता है। इसको समझने के लिए बोरबरीक ने एक बहुत अद्भुत उदाहरण दिया अपने रिसर्च में। वो कहते हैं कि यह जो चलचित्र बनता है, फिल्में बनती है, उसमें पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उसी स्क्रिप्ट के आधार पर डायरेक्टर फिल्म की शूटिंग कर देता है। शूटिंग हो गई, अब उसमें पात्र बहुत हैं। अब चलचित्र चल रहा है, फिल्म चल रहा है, आप केवल देख सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टर ने शूटिंग किया है। और किस आधार पर? किसी के स्क्रिप्ट के आधार पर। तो जब पृथ्वी का उदय हुआ तो उदय के समय ब्रह्म ऊर्जाओं ने स्क्रिप्ट लिख दिया और उसी स्क्रिप्ट के आधार पर पूरी शूटिंग होकर के फिल्म तैयार है। अब ये फिल्म चल रही है और उस फिल्म में हम आप सभी एक पात्र हैं। अब हमारे बस में नहीं है कि हम कल को बदल सके, बिल्कुल नहीं बदल सकते। फिल्म जब चलती है तब कुछ बदलाव नहीं होता, शूटिंग के समय जो करना है कर लो, बदल लो, लेकिन एक बार सेंसर बोर्ड से निकल गया कुछ नहीं कर सकते। तो सेंसर बोर्ड से निकला हुआ यह संस्कृति है, कुछ नहीं हो सकता। अगला क्षण क्या होगा उस डायरेक्टर को ही पता है, हमें नहीं पता, और नहीं हम कुछ कर सकते। लेकिन उसने जैसा ब्रह्म ऊर्जाओं ने जैसा स्क्रिप्ट लिखा है, डायरेक्टर ने जैसी शूटिंग की है, चलता ही रहेगा। आज का यह क्षेत्र भी उसी का एक हिस्सा है। और देखो, एक यूरोप का वैज्ञानिक यह बात कह रहा है। हमारे देश भारत में तो मान्यता है कि यूरोप वाले, अमेरिका वाले कुछ कहें तो सच है, भारत वाले कहें तो संशय है। तो अब तो यूरोप के उच्च कोटि के वैज्ञानिक के ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी दुनिया शूटिंग की हुई एक फिल्म है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगला क्षण शूट किया हुआ है, वो वैसे ही चलेगा जैसे शूटिंग हुई है। तो भारत तो ये बात सदियों से कहता है कि देखो, आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा कर नहीं सकते आप। हमारा काम, हमारे हाथ में क्या है? कर्म कर, तो कर्म करते रहिए, फल तो वही मिलेगा जो पहले से नियोजित है। तो ना तो कर्मों में कुछ बदलाव किया जा सकता है और न ही उसके फल में कोई बदलाव किया जा सकता है। यह जो भूमि है, इस भूमि पर इस कलयुग के सबसे बड़े अवतारी भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कही, आप कर्म करो। पांडवों को यही सिखाया, तुम कर्म करो, धर्म युद्ध करो, फल क्या होगा ये तुम्हारा विषय ही नहीं, कर्म ही तो तुम्हारा विषय है। तो अर्जुन ने कर्म किया और दुनिया का अद्भुत युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिस युद्ध में तपकर भारत में 5000 साल तक शांति रही। अभी तक भारत में जो शांति है, देखो हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अमेरिका इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, कभी जाके रह के देखो, मैं तो नहीं गया। लेकिन वहाँ के निवासी जो कहते हैं, वहाँ का मीडिया जो कहता है, वो तो यही कहता है कि सारे साधन होते हुए भी वहाँ पर शांति नहीं है। भारत के पास चाहे कुछ भी ना रहा हो, लेकिन हमारे पास एक विषय रहा है, वो है शांति। और ये शांति आई कहाँ से? महाभारत के युद्ध से आई है। तो ये सारे जो महाभूत हैं, इन महाभूतों को बिगाड़ने के कारण ही मनुष्य शरीर में इतने उपद्रव शुरू हुए हैं। हमारे शरीर में भूमि तत्व का उपद्रव, जल तत्व का उपद्रव है ना, वायु अग्नि आकाश तत्वों का उपद्रव। आपने पढ़ा ही है कि कौन से तत्व के उपद्रव से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ये सारा उपद्रव का खेल जो है वो महाभूतों के कारण है। महाभूतों का शुद्धिकरण जो बिगड़ा है इसी के कारण है। और इन महाभूतों को काम करने की ताकत कहां से मिलती है? भूमि स्थिर है, स्थिर एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी है,
लेकिन उस भूमि के पास गति कहां से आई? पृथ्वी घूम रही, तो हमारे शरीर के अंदर भी भूमि तत्व घूम रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो जल है वो जल तत्व भी घूम रहा है, उसमें भी गति है। वायु तत्व में भी गति है। पांचों महाभूत जो हमारे शरीर के अंदर हैं, ये सब गतिमान है। इसको गति कौन दे रहा है? तो गति देने के लिए तीन ऊर्जाएं हैं। शिव ऊर्जा जो हमारे शरीर के बाहरी कक्ष की ऊर्जा है, विष्णु ऊर्जा जो हमारे शरीर के इनर ऑर्गन्स जो हैं, आंतरिक अंगों की ऊर्जा है, आंतरिक अंगों के संचालन की ऊर्जा है, और इन दोनों के बीच में बैठा हुआ ब्रह्म ऊर्जा जो हमारी चेतना है। तो पांच तो तत्व हो गए और तीन तरह की ऊर्जाएं हो गई, मिलाओ क्या होता है? 8। महर्षि वाग्भट इन्हीं 8 विषयों पर बात करते हैं कि यह जो शरीर है यह 8 टुकड़ों में बटा हुआ है, 8 खंडों में। इनमें से कुछ खंडों को देख सकते हैं आप, कुछ खंडों को नहीं देख सकते। जैसे बिजली के तार में दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन्स दिखता नहीं है, फ्लो ऑफ करंट्स कभी दिखता नहीं, छूने के बाद पता चलता है इसमें कुछ विशेष है। लेकिन हम मानते हैं ना कि बिजली के तार में जो है प्रवाह विद्युत का है, दिखता नहीं लेकिन मानते तो है। ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ महाभूत तो दिखते हैं। भूमि दिखता है, जल तत्व दिखता है, वायु तत्व भी दिखता नहीं, आभास होता है। अग्नि तत्व का भी आभास होता है, दिखता नहीं है। आकाशीय तत्व तो बिल्कुल आभास भी नहीं होता। तो इसी तरह से हमारे शरीर के 5 महाभूतों के अलावा 3 जो विद्युत हैं, 3 जो ऊर्जाएं हैं, ये दिखती नहीं लेकिन है। और इन तीनों को मिलाकर के ही महर्षि वाग्भट बात करते हैं अष्टांग हृदयम।